बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और ये है जी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन। लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, फिर आपके लिए ये एक्सरसाइज थोड़ा सा ईजी हो जाएगी। ठीक है, सो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे और फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, आप किसी क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम कोड दिया होगा। आप जिस भी क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं उस टाइम कोड की मदद से आप उस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। बाकी जी, अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ आ जाए, इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है, फजल एकेडमी को आज लाजमी सब्सक्राइब करके आप लोगों ने जानना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट। तो बेसिक कंसेप्ट में जी टोटल मैंने एक 7 पॉइंट लिखे हुए हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। बाकी चीज़ें एक्सरसाइज के अंदर भी आपको समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज के अंदर यूज़ हो रहा है जिसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। देखिए, अब बेसिकली वेक्टर्स हैं और वेक्टर का एक ऐसा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर 3 वेक्टर्स हैं ट्रिपल। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ ए बी और सी। जब आप इनका ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे तो आगे जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो एक स्केलर होता है। सो दैट्स वाई इसको कहा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो वेक्टर सपोज कर लेते हैं ए बी और सी हैं। इनको लिखने का अंदाज यह है कि ए डॉट बी फिर क्रॉस सी। मैं आगे आज जाके आपको मजीद भी एक्सप्लेन करता हूँ इसको कैसे लिखा जाता है। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, ए बी और सी ब्रैकेट कर लें। ठीक है, अच्छा, इसके मुख्तलिफ अंदाज हैं। जैसे कि ये पॉइंट नंबर 1 में मैंने लिख दिया कि ए डॉट बी क्रॉस सी। अच्छा, ये इसके इक्वल है और ये तीनों आपस में इक्वल है। इनका लिखने का एक प्रॉपर तरीका है जी, वो ज़रा समझ लें। देखें, लेट्स सपोज अगर आप पहले ए लिखते हैं तो ए के बाद बी, फिर बी के बाद सी, यूं प्रॉपर एक साइकिल आपने चलानी है। अगर इसमें देखें तो बी है, अब बी के बाद सी आता है और सी के बाद ए आता है। देखें, प्रॉपर ये तरतीब के साथ है। अगर आप देखें, पहले इधर ए है, अब बी है, अब बी के बाद अगर आप सी लिखना चाहते हैं पहले, तो सी के बाद फिर ए आता है और ए के बाद बी, तो सी के बाद ए और ए के बाद बी। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये डॉट और क्रॉस आपस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ये चीज़ लिखी हुई है, इसमें आप क्रॉस को यहाँ पर कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, और डॉट को आप इधर कर सकते हैं। इनको आपस में आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इस चीज़ को आप यूं भी लिख सकते हैं। ये कैसे हुआ कि देखें, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू डॉट के बाद है। ये 2 वैल्यूज़ में कंसिडर कर रहा हूँ। आप इस पूरी वैल्यू को इधर लिख लें और इस वैल्यू को इधर लिख लें, यानी कि डॉट जो है ना वो कम्यूटेटिव होता है, उसको आप कर सकते हैं चेंज। लेकिन ये याद रखना है कि ये जो क्रॉस है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहते हैं सी को पहले बी को बाद में, तो यहाँ पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। इसके अलावा एक और चीज़, ये 3 चीज़ें मैंने आपके सामने लिखी हैं, ये 2 तो ठीक हैं, ये गलत है। इस तरीके से आप नहीं लिख सकते। इसकी लॉजिक भी मैं बयान करता हूँ, पहले आप देख लें। देखें, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये आपने लिखा। इसको आप अगर ब्रैकेट यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्रॉस वाले प्रोडक्ट, जो क्रॉस है जिन दोनों में, उनमें आप ब्रैकेट यूज़ करेंगे। यानी कि ए डॉट फिर बी क्रॉस सी है तो आप ब्रैकेट कर लें। ब्रैकेट आप क्रॉस में करेंगे, यानी कि आप डॉट वाले में ब्रैकेट नहीं कर सकते। रीज़न ये है, इसकी रीज़न मैंने लिख भी दी है। बेसिकली जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको एक स्केलर नंबर मिलेगा और उस स्केलर का फिर आप इस एक वेक्टर के साथ क्रॉस नहीं ले सकते। सो यही बात मैंने नीचे भी लिखी है कि ए डॉट बी इज अ स्केलर, ये एक स्केलर बनता है फिर, और उस स्केलर का आप क्रॉस प्रोडक्ट नहीं ले सकते जो है ना वो सी के साथ। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट एक बात ये भी याद रखनी है। देखिए, ए बी और सी ये इसके इक्वल तो है लेकिन माइनस बी है। इसकी रीज़न माइनस क्यों आया है? क्योंकि इसकी आपने तरतीब चेंज की है। देखें, बी लिखा, बी के बाद सी आना चाहिए था, लेकिन बी के बाद देखिए ए लिखा हुआ है, बी के बाद ए। इसको जब आप ऑपोजिट करेंगे तो उसका फिर आपका माइनस जनरेट होगा। ये बात भी आपने याद रखनी है। इसके अलावा जी नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 कि व्हेन एनी 2 वेक्टर्स आर सेम देन द वैल्यू ऑफ देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। मतलब तीनों में से कोई से 2 जब सेम हो जाए, जैसे इधर भी ए है इधर भी ए है, तो वो इक्वल होगा 0 के। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ा सा बेसिक चीज़ें थी। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज के अंदर समझ आ जाएंगी साथ साथ ही। लेकिन ये थोड़ा सा आइडिया होना ज़रूरी था। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, थोड़ा बहुत जब मैं लिख रहा होता हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसे हुआ है और ये ऐसे हुआ है। अभी हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं।
तो अभी हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फॉर द गिवन वेक्टर्स ए बी एंड सी। 3 वेक्टर्स हमें गिवन है, ये ए है और ये बी और ये सी है। प्रूव दैट, हमने क्या करना है जी कि ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, यानी कि इसकी वैल्यू इक्वल है इसके और फिर ये इक्वल है इसके, इन तीनों को हमने इक्वल प्रूव करना है। बहुत आसान है, हमने वैसे बेसिक कंसेप्ट में भी देखा था कि ये तीनों इक्वल होते हैं। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन भी आ चुका है, हम इसको प्रूव करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं जी हमारे पास। देखिए हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, ए डॉट ये बी क्रॉस सी। इसके लिए बड़ा सिंपल सा हमारे पास एक फार्मूला है जिसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो फार्मूला, इसको बेसिकली डिटर्मिनेंट फार्मूला भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है जी, सबसे पहले देखें यहाँ पर ए है तो यहाँ पर आप फर्स्ट रो में ए की वैल्यूज लिख लें। जैसे ये ए है आपके पास, इसमें 3, ठीक है, यानी कि आई और जे और के कंपोनेंट्स आपने लिखने हैं। तो ये आपके पास आ गया 3। इसके बाद जे का कंपोनेंट जो है वो -1 है और के का जो है वो 2 है। फिर आपने बी के लिख लेना 2 3 -1, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2 3 -1। फिर नेक्स्ट आपने सी के लिखने जो कि -1 2 और -3 है, -1 2 और -3। इसको अब आपने सॉल्व करना है, R1 पे एक्सपेंड कर लें, किसी भी वैसे रो कॉलम पे आप कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि मैं चलें आपको भी बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपने लिखना है 3, फिर आपने डिटर्मिनेंट बना लेना है। अब ये जिस रो और जिस कॉलम है इसको स्किप करके बाकी ये 4 एलिमेंट्स आप यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लें। अच्छा, अब आपने ये देखना है जी, पहला एलिमेंट को हम प्लस में लिखते हैं, दूसरे को माइनस में, फिर नेक्स्ट को प्लस में, इसी तरह फिर माइनस प्लस माइनस, इसी तरह चलता जा रहा है। लेकिन हमने चूँकि R1 पे जस्ट एक्सपेंड करना है इसलिए हम सिर्फ इसको देख लेते हैं। ये प्लस हो गया, अब ये माइनस होगा। देखें ऑलरेडी भी इसके साथ माइनस है, एक माइनस वो और एक फार्मूला का, सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वैसे माइनस आना था, क्योंकि अब इधर भी माइनस है तो ये इसलिए प्लस हो जाता है। अब इसी तरह ये जिस रो जिस कॉलम इसको आप स्किप करें, बाकी 2 -1 -1 और -3 लिख लें। नेक्स्ट फिर आ जाएगा जी +2, और इसमें अगर आप देखें तो ये रो और ये कॉलम आप छोड़ दें तो 2 3 -1 और 2 जो है वो आपके पास आ जाएगा। अब आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है जी। तो ये हमारे पास 3 आ गया। पहले आप मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, 3 -3 से मल्टीप्लाई होके -9 आ जाएगा। फिर माइनस आता है, क्योंकि इधर भी माइनस है, सो ये माइनस माइनस +2 हो गया। फिर नेक्स्ट +1, इसी तरह इसको आप सॉल्व करें तो ये -6, फिर माइनस आएगा, ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होके 1, फिर आगे +2, ये आ जाएगा जी 4, फिर माइनस आता है, एक माइनस ये भी है तो ये प्लस हो जाएगा और ये 3 बन रहा है। अब आप सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 -9 +2, ये -7, फिर +1 और ये भी -7 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट +2 और ये आ जाएगा 7। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये -21 बन रहा है और ये प्लस माइनस -7 आ जाएगा, फिर +14 आ जाएगा। इन तीनों को अगर आप सॉल्व करें तो ये आपके पास जो है वो -14 आ जाएगा। बेशक इसको आप जो है ना 1 का नाम दे दें, क्योंकि आपने इसको देखना है कि तीनों का आंसर सेम है कि नहीं। इसका आपने सॉल्व कर लिया तो ये आपके पास -14 आ चुका है। अब आपने दूसरा जो है वो सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट हमने इसको सॉल्व करना है, तो हमने बिल्कुल उसी तरह डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख लिया। जैसे सबसे पहले आपने बी के कंपोनेंट्स लिखने हैं, यानी कि आई जे और के, फिर सी की वैल्यूज़ और फिर ए की वैल्यूज़, इसको आपने सॉल्व करना है। R1 पे हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया जी 2, ठीक है। बाकी आप इस रो और कॉलम को छोड़ के लिख लें 2 -3 -1 और ये 2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट दूसरा एलिमेंट माइनस में लिखा जाता है, तो ये -3, ठीक है। इस रो और इस कॉलम को स्किप करें तो -1 -3 और यहाँ पर आ जाएगा जी 3 और ये आ जाएगा 2। फिर नेक्स्ट आ जाता है, वैसे प्लस में होता है क्योंकि इधर भी माइनस है तो प्लस माइनस -1 ही रहेगा ये, और इस कॉलम रो को छोड़ दें तो ये -1 2 3 -1 आ जाएगा। इसको अब आपने सॉल्व करना है जी, ठीक है। तो ये इनको आप पहले मल्टीप्लाई करें तो ये 4, फिर माइनस आता है, ठीक है। ये वाला माइनस ये माइनस प्लस हो गए, 3 1 3 -3 और ये बनेगा जी -2, फिर आता है माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। 3 3 ये हो जाएगा 9, फिर -1 और ये बनेगा 1 -3 2 6। उम्मीद है आपको ये साइंस वगैरह का आइडिया है, इसलिए मैं अब इतनी डिटेल में नहीं जा रहा।
पहले आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करें तो ये 4 माइनस 3 आप करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, -3 इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 7, फिर -1 और ये आ जाएगा -5। नंबर्स को जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है जी अब, तो ये बनेगा 2 -3 7 21 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +5। इन तीनों को अगर आप सॉल्व करके देखें तो ये आपके पास -14 आएगा। इसको आप नाम दे दें 2 का। ठीक है, दो तो आप देखें दोनों का आंसर सेम हो चुका है, दो तो इक्वल हो चुके हैं। अब हम थर्ड वन जो है वो देख लेते हैं। अब इसी तरह हम जो थर्ड वन है उसको देख लेते हैं जी। तो ये मैंने सी की वैल्यूज लिखी हैं, फिर ए की और फिर बी की। R1 पे हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो -1। ठीक है, अब ये जिस रो और जिस कॉलम इसको छोड़ के बाकी ये 4 आपने लिख लिए। अब दूसरा एलिमेंट -2 है, इसी तरह इस रो और इस कॉलम को आप छोड़ें तो ये चारों आप लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट वैसे प्लस होता है, चूंकि इधर एलिमेंट्स के साथ माइनस है तो -3 रहेगा। इस रो और इस कॉलम को छोड़ के ये चारों आप लिख लेंगे। अब आपने इनको एक्सपेंड करना है। ठीक है, देखें ये -1 आपने इसी तरह लिखा। पहले अब इन दोनों मेन, इसको कहते हैं मेन डायगोनल, मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, फिर -3 2 6, फिर नेक्स्ट -2, इसी तरह ये आ जाएगा -3, फिर माइनस आ जाता है 2 2 ये 4 हो जाएगा, फिर -3 और ये आएगा 9, फिर वैसे माइनस आता है, एक माइनस इधर भी है सो इसलिए +2 1 2। आप पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो आप देखें इस ब्रैकेट को सॉल्व किया -5, इसको हम सॉल्व करेंगे -7, इसको सॉल्व करके 11। अब आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 5 और ये आ जाएगा 14 और ये 33। तीनों को सॉल्व करें तो ये भी -14। आप देख रहे हैं तीनों का आंसर -14 है, तो इससे ये प्रूव हो गया। हम यहाँ पर लिखेंगे, रेफरेंस देंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये तीनों जो है वो आपस में इक्वल है, क्योंकि हमने तीनों का आंसर देखा, तीनों का आंसर जो है वो -14 है, तो ये बात जो है वो प्रूव हो जाती है। अब नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है, टू प्रूव। हमने इसको प्रूव करना है कि ये तीनों आपस में इक्वल हैं और ये ए बी और सी की वैल्यू हमें गिवन है। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखेंगे ए बी और सी, मैंने सबसे पहले ए की वैल्यू लिखनी होती है, फिर देखें यहाँ पर बी है तो बी की लिखें, फिर और सी की। अब हम R1 पे इसको एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये हमारे पास -2। अब इस रो इस कॉलम को छोड़ के ये चारों आपने लिख लिए। नेक्स्ट दूसरा एलिमेंट -7, फिर आप इसी तरह इस रो और इस कॉलम को छोड़ के ये बाकी चारों लिख लेंगे। नेक्स्ट +1 और इस रो और इस कॉलम को छोड़ के ये आपने लिख लिए। अब इसको आपने सॉल्व करना है। देखिए ये -2, पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2, फिर माइनस आता है और इसी तरह ये भी 2, फिर नेक्स्ट -7 ये आएगा 4 माइनस है और ये 0, +1 ये आ जाएगा 8 माइनस ये आ जाएगा 0। पहले इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, इसको सॉल्व किया 0, ये आ जाएगा 4 और ये 8। इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करना है जी, सिंपल मल्टीप्लाई करें तो ये 0 हो जाएगा, ये -28 और ये 8। इनको आपने सॉल्व किया तो ये -20, इसको आपने नाम दे दिया जी 1 का। अब इसी तरह जो दूसरा हमारे पास है वो है B.C×A। इनकी वैल्यूज आपको उम्मीद है अब ये चीज़ समझ आ गई होगी कि ये कैसे लिखनी है। सबसे पहले यहाँ पर देखना है A B है तो पहले आप B वाले में जाके लिख लेंगे, फिर C, ठीक है, और फिर आपने A को लिखना है। R1 पे आप एक्सपेंड करेंगे तो ये 4 लिखा, इसी तरह ये रो कॉलम स्किप करके बाकी आप लिख लेंगे। उम्मीद है अब आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि अगर नहीं आती तो आप पार्ट 1 लाजमी डिटेल्स देख लें। फिर आपने इन मेन डायगोनल्स को और फिर सेकेंडरी डायगोनल को ये मल्टीप्लाई किया, -2, इसी तरह इसको मल्टीप्लाई किया, फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई करके फाइनल आपने इसको अगर देखना है तो ये देखें -20 आप इसका आंसर आ चुका है। और इसी तरह अगर हम अब तीसरे को सॉल्व करें, सेम इसी तरह आपने इसका मैट्रिक्स फॉर्म बना लेनी है, डिटर्मिनेंट फॉर्म बना लेनी है सॉरी, और फिर इसको आपने R1 पे एक्सपेंड कर लेना है। ठीक है, R1 पे आप इसको एक्सपेंड करेंगे और इसी तरह सिंपल आपने सॉल्व करना है तो ये 20 आ जाएगा, -20। तो इसी तरह आपने लिख लिया फ्रॉम 1 2 एंड 3 के तीनों का आंसर सेम है, सो ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द गिवन वेक्टर्स A B एंड C, 3 वेक्टर्स हमें गिवन है, ये A है, ये B है और ये C है। प्रूव दैट, हमने प्रूव क्या करना है कि ये और ये तीनों आपस में इक्वल है। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक माइनस का साइन साथ यहाँ पर आ चुका है। पहले तो मैं थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये माइनस कैसे यहाँ पर है। ठीक, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सिंपल इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तीनों का आंसर इक्वल होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ये माइनस कैसे आया, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है कि ये माइनस जनरेट हो चुका है। देखिए जी, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में एक डिटेल से ये चीज़ बताई थी
ये एक साइकिल होता है प्रॉपर, ठीक है। आप साइकिल किस तरह का है, लेट्स सपोज यहाँ पर आप पहले जैसे ए है ना, तो यहाँ पर आप ए कर लें, इसके बाद यहाँ पर आप बी कर लें और यहाँ पर आप सी कर लें। जब आप इस प्रॉपर एक साइकिल के मुताबिक चलेंगे तो ये आपका प्रॉपर एक पॉजिटिव रहेगा। देखिए ए है ना, ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद क्या आता है सी। देखें ये एक प्रॉपर तरतीब के साथ है, इसलिए ये पॉजिटिव है। अब इसको आप देखें, देखें सबसे पहले बी है, अब बी के बाद आना चाहिए सी, लेकिन बी से सी आना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आप देखें ए लिखा हुआ है, यानी कि इसको ऑपोजिट कर दिए। जब आप ऑपोजिट करेंगे तो वो माइनस आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको देखें तो ए है, ए के बाद अब बी आना चाहिए, जबकि इधर सी लिखा हुआ है, इसमें ये ए के बाद इधर से इन्होंने मूव किया है। तो ये जब आप इस साइकिल से नहीं चलेंगे, इसको ऑपोजिट लेकर चलेंगे तो वो आपका माइनस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल अभी हम देखते हैं कि इनका आंसर आपस में इक्वल ही होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है ना वो 7 माइनस आ चुका हुआ है। क्योंकि इसकी आपने साइकिल डिस्टर्ब की है, इसलिए आप इसके साथ माइनस लाजमी लिखेंगे। माइनस नहीं लिखेंगे तो ये फिर आपस में इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक है। इसलिए जिनकी आपने वो साइकिल डिस्टर्ब की है उसके साथ माइनस आप लिखना लाजमी हो गया, ठीक है। बहरहाल मजीद अब हम इनकी वैल्यूज़ निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी ए डॉट बी और फिर सी। इसका लिखते हुए बस आप ये ख्याल रखें, ए है ना तो ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है। अब चूंकि सी के बाद कोई और मजीद एलिमेंट नहीं है तो सी के बाद वापस फिर ए आ जाता है, ठीक है। तो बहरहाल इसको अभी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। सॉल्व करना इजी है, मुश्किल नहीं है। तो डिटर्मिनेंट जो है ना हम फॉर्म इसकी बना लेते हैं। सबसे पहले ए का देखें, आई कंपोनेंट हमारे पास 1 है, फिर जे का भी यहाँ पर 1 है, के का हमारे पास नहीं है तो हम 0 लिख लेंगे। इसी तरह अगर आप फिर बी का देखें, बी का आई कंपोनेंट नहीं है तो आप 0 लिख लेंगे, जे का 1, के का 1। सी में आप देखें तो आई जो है वो 1 है, जे का इसमें नहीं है तो 0 लिख लेंगे, के का जो है ना वो आप 1 लिख लें। अब आप इसको R1 पे जो है ना वो एक्सपेंड कर लें। R1 पे जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इस रो इस कॉलम को स्किप करके बाकी आप लिख लें 1 1 0 और ये 1 आ जाएगा। दूसरा एलिमेंट माइनस में आएगा, ठीक है, ये -1। इसी तरह इस रो और इस कॉलम को छोड़ दें तो 0 1 1 और ये 1 आ गया। नेक्स्ट आ जाएगा जी +0। इसको वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है आगे, क्योंकि ये 0 है तो आगे जो भी आप लिखेंगे फाइनल वो सारा 0 ही हो जाएगा, इसलिए आपको आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आप इसको अगर सॉल्व करें तो इनको आप मल्टीप्लाई करें, 1 आ जाएगा, फिर -0, इसी तरह -1, ये आ जाएगा जी 0 -1, फिर +0 आप लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 0 है। अब आप क्या करें, इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लें। तो ये 1 - 0 करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर -1 0 -1 तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये आ जाएगा 1, तो फाइनल ये आपके पास आ चुका है जी 2। इसको आप नाम दे दें 1 का। अब आपने दूसरे को सॉल्व करना है। अच्छा, अब ये एक बात आप देख लें कि जो दूसरा है वो उसके साथ -b है इधर, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो -b है, लेकिन जब आप स्टार्ट में इस तरह सॉल्व कर रहे हैं तो आप यहाँ पर माइनस ना लिखें, इसको सॉल्व कर लें फिर आपने माइनस लिखना है। कैसे मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। R1 पे आपने इसको एक्सपेंड करना है, तो इसी तरह इस रो कॉलम को छोड़ के, ये तो आपको आइडिया है 0 1 0 0 1 लिखा, फिर दूसरा एलिमेंट माइनस में आ जाएगा -1। इसी तरह इस रो इस कॉलम को आप छोड़ दें तो 1 0 1 1 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट +1, इस रो इस कॉलम को छोड़ के 1 1 1 और ये आपने 0 लिख लिया। अब इसी तरह अगर इसको आप मज़ीद सॉल्व करें तो ये वैसे इसको सॉल्व करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये 0 है तो सारा 0 ही हो जाना, इसलिए आप सारे को 0 लिख लें, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें -1 और ये आएगा जी 1 -0, फिर आगे +1, इसी तरह ये आ जाएगा 0 -1। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप सॉल्व करें, ब्रैकेट को सॉल्व करें, ये -1 लिखा, 1 -0 ये 1 आ जाएगा, फिर आगे +1 0 -1 ये -1 आएगा, तो ये -1 बन रहा है और ये +-1, तो ये आपके पास आ चुका है जी -2। अब आपने माइनस लिखना है, देखें आप कैसे, तो देखें जी ये जो है ना मैंने लिख लिया। अब मैंने क्या किया, क्योंकि इसकी जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है उसके साथ माइनस भी है, तो इसलिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड। अब -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सिंपल इसके साथ ये माइनस अप्लाई कर दिया। देखें इधर तो ऑलरेडी एक माइनस है, जब हम माइनस हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस,
तो बेसिकली जिसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी थी उसके साथ माइनस भी था, तो आप देखें उसकी वैल्यू जो है ना वो आपके पास आ चुकी है 2। इसको आप नाम दे दें 2 का। अब नेक्स्ट जो थर्ड वन है उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। देखिए इसके साथ भी वैसे क्वेश्चन में माइनस है, लेकिन हम फिलहाल माइनस नहीं लगा रहे, हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे फिर एंड पे माइनस लगाएंगे। तो हमने इसको ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया है, R1 पे इसको एक्सपेंड किया। देखिए ये जो है ना ये जब जीरो आएगा तो आगे आपको इस तरह बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा ज़ीरो हो जाना है। इसको आप सॉल्व करें तो ये 0 - 1, इसी तरह ये 1 - 0, इसको आपने सॉल्व किया तो ये आपके पास -2 आ चुका है। लेकिन जो हमने फाइंड करना है ये वो चीज़ नहीं है, उसके साथ माइनस भी है। सो यहाँ पर आप लिख लें कि मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड, अप्लाई -1 ऑन बोथ साइड, कुछ भी लिख दें, ना लिखें तब भी ठीक है, डायरेक्ट आप सॉल्व कर दें तो तब भी ठीक है। क्योंकि अब आपको समझ आ चुकी है इसलिए मैं नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट इसके साथ जो है ना वो माइनस अप्लाई कर रहा हूँ। देखें जब मैं इसके साथ माइनस लिखूंगा तो वो असल वैल्यू आ चुकी है जो हमने फाइंड करनी है जिसकी, ठीक है, इसके साथ माइनस भी है। इसके साथ जब हम माइनस अप्लाई करेंगे तो ये ऑलरेडी भी माइनस है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये सिंपली आ जाएगा 2। इसको आप नाम दे दें 3 का। अब आप देखें जो तीनों आपने फाइंड करनी थी जिसकी वैल्यूज़, तीनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं 2, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसकी वैल्यू भी 2 है, और दूसरे की नेक्स्ट जो फर्स्ट था उसकी देखें वैल्यू 2 है, और इसके बाद इसी तरह जो थर्ड है उसकी वैल्यू भी 2 है हमारे पास, ठीक है जी। तो इन तीनों की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी, तो तीनों की वैल्यूज़ है वो हमारे पास आ चुकी है 2। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्रॉम, तो ये लिख लिया जी फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ये तीनों आपस में इक्वल है। अब नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है टू प्रूव, इसको हमने प्रूव करना है जी, और ये हमें ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया जी ए बी एंड सी। सबसे पहले हम इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म बना लेते हैं। अब ये कैसे बनानी है, देखिए यहाँ पर अगर ए है तो आप यहाँ पर ए के जो पहले वैल्यू लिखेंगे जैसे 7 - 2 और यहाँ पर 1, ठीक है। फिर आप बी की लिख लेंगे। अब बी में अगर आप देखें तो यहाँ पर आई जे तो है, ठीक है, आपने यहाँ पर 1 1 लिख लिया। अब के इसका नहीं है तो आप 0 लिख लेंगे। फिर इसी तरह नेक्स्ट सी में अगर आप देखें तो आई नहीं है तो आई की जगह हम 0 लिखेंगे। फिर आगे जे में 1 और के का ये -1 आ जाएगा। अब हम R1 को एक्सपेंड करते हैं तो सबसे पहले ये 7, अब ये जिस रो जिस कॉलम में इसको छोड़ के बाकी ये चारों आपने लिखे। फिर दूसरा आता है जी माइनस में, लेकिन एक एलिमेंट के साथ भी माइनस है इसलिए वो माइनस और ये माइनस हो जाएगा +2, और इस रो और इस कॉलम को आप छोड़ दें तो ये चारों आपने लिखा। फिर नेक्स्ट +1, इस रो और इस कॉलम को छोड़ के ये चारों आपने लिख लिए। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये 7 आपने इसी तरह लिखा, तो पहले इस मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है। 1 -1 से मल्टीप्लाई होके -1, फिर माइनस आ जाता है तो 1 0 से मल्टीप्लाई होके 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट +2, अब ये 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1, फिर -0 0 से मल्टीप्लाई होके 0, फिर +1, इसी तरह ये आ जाएगा 1, फिर माइनस और ये आ जाएगा 0। इन ब्रैकेट्स को आपने सॉल्व करना है जी। सबसे पहले -1 - 0 करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे -1 1 - 0 ये 1। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, 7 -1 से मल्टीप्लाई होके -7, ये प्लस माइनस -2 1 × 2 और ये 1। इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -8। अब आपने दूसरा सॉल्व करना है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर कर रहे हैं तो दूसरा जो है उसके साथ तो इधर माइनस था, जबकि मैंने माइनस नहीं लिखा फिलहाल, ठीक है। मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा और फिर एट द एंड इसके साथ माइनस लगा लूंगा। वैसे आप चाहें तो आप स्टार्ट में भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन ज़्यादा बेहतर जैसे मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ इससे बेहतर है। तो आपने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया जी। R1 पे हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आपने लिखा 1, और इस रो इस कॉलम को छोड़ के ये चारों आपने लिख लिए। फिर दूसरा एलिमेंट -1 आ जाएगा, माइनस में होता है। इस रो और कॉलम को स्किप करें तो ये चारों लिख लें। फिर नेक्स्ट +0 है। देखें जब 0 आ जाए तो आगे आपको इस तरह बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने 0 ही होना है, ठीक है, इसलिए आप इसको ऐसे ही लिखें। अब नेक्स्ट इसको आप सॉल्व करें। देखिए ये 1 इसी तरह ये लिखा आपने, ये आ जाएगा 2, फिर -1 1 ये 1, फिर -1 और ये आएगा -7, फिर माइनस और ये 0। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 2 - 1 1, -7 - 0 -7 आएगा, ये मल्टीप्लाई होके 1, ये माइनस माइनस +7 और ये 8। लेकिन देखें जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है ये वो वैल्यू नहीं है बल्कि उसके साथ माइनस भी है। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस तरफ भी माइनस अप्लाई कर दिया, दोनों तरफ, यानी कि इधर भी माइनस और इस तरफ भी माइनस। तो ये हमारा जो है ना जो वैल्यू जिसकी हमने फाइंड करनी थी उसकी वैल्यू -8 आ चुकी है। इसको हमने नाम दे दिया -2 का।
सॉरी इसको नाम दे दिया हमने 2। अब इसी तरह हमारे पास जो थर्ड वन है उसके साथ भी माइनस है, लेकिन हम एट द एंड इसको सॉल्व करने के बाद माइनस लगाएंगे। तो हमने ये इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म बना ली है। R1 पे हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये 7 लिखा। अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ के ये आपने लिख लिया। फिर नेक्स्ट वैसे प्लस माइनस होता है, लेकिन चूंकि एलिमेंट के साथ भी माइनस है और फार्मूला का माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 2। और इस रो और इस कॉलम को छोड़ के ये चारों आप लिख लें। फिर नेक्स्ट +1, इसी तरह इस रो और इस कॉलम को छोड़ के ये आपने लिख लिए। अब इनको आपने सॉल्व करना है। तो ये देखें ये 7 लिखा, इसी तरह 1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, फिर आता है माइनस, एक माइनस इधर भी है सो ये प्लस हो जाएगा। 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1, फिर +2, ये मल्टीप्लाई होकर 0 ही, फिर माइनस आता है, एक माइनस इधर भी है इसलिए प्लस हो गया। 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा, फिर +1 और ये 0, फिर माइनस और ये 1। ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, देखें 0 + 1 1 और 0 + 1 1, 0 - 1, ये -1 आएगा। 7 1 = 7, ये 2 और ये -1। इनको आप सॉल्व करें तो 8, लेकिन जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है उसके साथ माइनस भी है। सो अब हम दोनों तरफ माइनस अप्लाई कर लेते हैं। सो ये देखें मैंने दोनों तरफ इधर भी माइनस अप्लाई किया है, तो इधर भी माइनस अप्लाई करेंगे तो ये -8 बन जाएगा। इसका नाम दे दिया 3 का। अब अगर आप तीनों को देखें तो मैंने लिखा फ्रॉम 1 2 एंड 3, तीनों का आंसर सेम है, तीनों का आंसर -8 है। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये तीनों आपस में इक्वल है। सो ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 1 है, शो दैट द वेक्टर्स A, B एंड C आर कोप्लेनर। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये कोप्लेनर क्या होता है। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये 3 वेक्टर्स हैं, V1, V2 एंड V3। ये तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन के अंदर हैं, तो इसलिए हम ऐसे वेक्टर्स को जो एक ही प्लेन के अंदर होंगे, ऐसे वेक्टर्स को हम बोलेंगे कोप्लेनर। इसी तरह यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो वेक्टर्स हैं वो A, B और C हैं। ठीक है, जब ये A, B और C एक ही प्लेन के अंदर लाए करेंगे तो ऐसे वेक्टर्स को फिर हम कहेंगे कोप्लेनर। बेसिकली ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। जब क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड यूज हो जाता है शो दैट, इसका मतलब है कि ये कोप्लेनर हैं, हमने इस बात को वेरीफाई करना है, शो करना है। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं या नहीं? हमारे पास क्या ऐसा मेथड है या फार्मूला है? लेकिन उससे भी पहले एक स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर चेक करके बताएं कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या मिस्टेक है, क्योंकि ये कोप्लेनर शो नहीं हो रहे। तो मैंने बहरहाल इसको डिटेल से चेक किया तो मुझे पता चला कि इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं। वो मिस्टेक्स मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात भी इस हवाले से मैं गाइड कर देता हूँ। मिस्टेक ये है कि बहुत सारे चेक करने के बाद, सॉल्व करने के बाद मुझे पता चला कि अगर यहाँ पर इस माइनस की जगह यहाँ पर अगर हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कोप्लेनर की तरफ मूव करेगा क्वेश्चन। इसी तरह एक और भी इसमें मिस्टेक है, जो वेक्टर सी है हमारा, इस सी के अंदर ये जो प्लस, ये वाला जो प्लस है, इस प्लस की जगह अगर हम माइनस लिखेंगे तो फिर ये जो है ना, ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है कि ये कोप्लेनर है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जब वर्ड यूज हो गया शो दैट, तो फिर तो है ना इसको ऐसे प्रॉपर, क्योंकि फिर इसके अंदर मिस्टेक ही है, इस वजह से ये कोप्लेनर शो नहीं हो रहा। लेकिन अब स्टूडेंट्स ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे किया कि क्या सर अगर बोर्ड के पेपर में इस तरह की मिस्टेक हो जाए तो फिर क्या वहाँ पर भी हम जो है ना 2 3 4 दफ़ा क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि इसमें क्या मिस्टेक है और उसको करेक्ट करके सॉल्व करेंगे? तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन जैसे दिया जाएगा आपने उसको वैसे ही सॉल्व करना है, आपने उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी। यहाँ पर चेंजिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है, एज अ टीचर मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि जी यहाँ पर मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लें, क्योंकि नई बुक है, इसके अंदर मिस्टेक्स हैं थोड़ी बहुत। लेकिन आपने ये याद रखना है कि बोर्ड के अंदर जैसा क्वेश्चन दिया जाएगा, आपने उसके ऊपर जैसा मेथड मैं आपको समझाऊंगा वो मेथड अप्लाई करके जो भी जैसा भी आंसर आ रहा है आपने उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, अगर कोप्लेनर नहीं भी आ रहा तो आपने लिख देना है कि जी ये कोप्लेनर नहीं आ रहा। ठीक है, इस वैल्यूज़ के साथ, बस सिंपल सी बात है, आपने चेंजिंग नहीं करनी। बहरहाल अभी हम सॉल्व करते हैं, बाकी देखिएगा कि अभी हम मूव करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं या नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके सामने एक चीज़ लिख देता हूँ। ये मैंने लिखा जी कि इफ़ ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, अगर ये 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं देन फिर इनका जो ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ये आपका होगा 0। ठीक है,
तो अब हमने क्योंकि वेरीफाई करना है तो हम इसका ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेते हैं। अगर तो आंसर इसका 0 आ गया तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है। ठीक है, ये याद रखना है अब आपने फार्मूला कोप्लेनर्स के लिए। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं जी, ये ए डॉट बी फिर क्रॉस सी इज इक्वल टू, अब आपको ये पता है कि आप इसके लिए ये वेक्टर्स, ये जो डिटर्मिनेंट फॉर्म है ये बना लेते हैं। सबसे पहले आप ए की वैल्यूज लिखेंगे। देखें ए की वैल्यू यहाँ पर ये है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये आपने इसको चेंज कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा जी 4, फिर उसके बाद -6 और -2। फिर बी की वैल्यूज लिखें, बी की वैल्यू है -1 4 और इसके बाद है जी 3। फिर सी की वैल्यूज में हमने थोड़ी सी चेंजिंग भी की है, -1 और फिर हमने -2 किया है। ठीक है, और इसके बाद -3। इसको आप सॉल्व करेंगे जी, तो हम सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। हम R1 पे यानी कि रो 1 पे इसको एक्सपेंड करते हैं, तो 4 इस रो और कॉलम को छोड़ के बाकी आप लिख लेंगे 4 3 -2 और -3। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आपको पता है माइनस में आता है, लेकिन चूंकि इसके साथ भी माइनस है सो ये 2 माइनस है, तो माइनस माइनस ये +6 हो जाएगा। और इसी रो इस कॉलम को छोड़ के आप बाकी लिख लें -1 3 -1 और -3। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट वैसे प्लस आता है, चूंकि एलिमेंट के साथ माइनस है सो आप माइनस ही लिखेंगे। और इस रो इस कॉलम को छोड़ के बाकी लिखें -1 4 -1 और -2। इसको अब हमने सॉल्व करना है जी मजीद। तो ये देखें 4 हमने लिखा, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 -3 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा -12। फिर माइनस आता है, चूंकि इधर भी माइनस है सो ये प्लस हो जाएगा, 3 2 6, फिर +6 ये आ जाएगा आपके पास 3, फिर माइनस माइनस प्लस ये 3 में आप सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको उम्मीद आती होगी। और ये हमारे पास आ जाएगा 2, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास 4 आ जाएगा। पहले आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि आप इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया करें, आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाता है। -12 +6 ये आपके पास आएगा जी -6, फिर आगे नेक्स्ट +6 ये आ जाएगा 6, नेक्स्ट -2 और ये भी बन रहा है 6। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, जब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -24 आएगा, फिर +6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, फिर -6 2 ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इन तीनों को सॉल्व करके देखें तो आपके पास आ जाएगा 0। अब ये प्रूव हो गया कि ये जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था ये इक्वल टू आ गया 0। जब ये इक्वल टू 0 है तो इससे ये बात साबित हो गई है कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। सो ये प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा की वैल्यू हमने टारगेट किया है जी हमारा क्वेश्चन के अंदर कि हमने लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट द वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। ये बात आपको गिवन है कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं और आपने क्या फाइंड करना है जी, लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया कि एज गिवन, जैसा कि गिवन है कि ए बी सी आर कोप्लेनर, कि ये वेक्टर्स जो है ए बी और सी ये कोप्लेनर हैं। अगर ये कोप्लेनर हैं तो फिर ये जो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 होगा। ये बात तो हमें गिवन है। इसी बात से हम जो है ना वो लेमडा की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। अब कैसे देखें, ये हमने पहले ही इक्वल टू 0 कर लेना है क्योंकि ये वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। सो इसको फिर हम यहाँ पर लिखते हैं। अब हम आपको पता भी है कि ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है हम कैसे फाइंड करते हैं या लिखते कैसे हैं। तो ए बी सी है, तो यहाँ पर पहली रो में हम ए की वैल्यूज लिख लेंगे जो कि हमारे पास है 1 -2 और 3। फिर बी की वैल्यू हमारे पास है -2 3 और -4। और फिर सी की वैल्यू है जी -1, यहाँ पर लेमडा है और फिर यहाँ पर 2 है, इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने पहले ही इक्वल टू 0 कर लिया। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। जब कोप्लेनर होते हैं तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, R1 पे हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ पर आपने लिखा 1 और फिर इस रो और कॉलम को छोड़ के बाकी आप जैसे लिखते हैं 3 -4, यहाँ पे आ जाएगा लेमडा और ये 2। ठीक हो गया जी। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट, वैसे माइनस आता है चूंकि इधर भी माइनस है सो ये माइनस माइनस हो जाएगा +2 और इस रो और कॉलम को छोड़ के बाकी आप लिख लें -2 -4 -1 और ये 2 आपने लिख लिया। फिर नेक्स्ट प्लस आ जाता है जी, +3 आएगा। ये रो और कॉलम को छोड़ के -2 3 -1 और ये आपने लेमडा लिख लिया, इज इक्वल टू आप कर लेंगे इसको भी 0। अब इसको आपने फर्दर सॉल्व करना है, तो ये 1 आपने इसी तरह लिख लिया। ठीक है,
सबसे पहले इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6, फिर माइनस आता है चूंकि इधर भी माइनस है सो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस लेमडा, और ये 4 मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा 4 लेमडा, फिर नेक्स्ट +2, और इसी तरह ये आपके पास आएगा जी -4, फिर वैसे माइनस आ जाता है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 4 1 ज़र 4, फिर +3, और इसके बाद ये आएगा -2 लेमडा, फिर माइनस माइनस प्लस, एक माइनस फार्मूला के अंदर और एक ये वाला माइनस, तो ये आएगा 3 = 0। पहले आप कोशिश करें अगर ये ब्रैकेट सॉल्व हो रही हैं तो इनको सॉल्व कर लें। जैसे कि यहाँ पर ये वाली जो ब्रैकेट है ये तो सॉल्व नहीं होगी क्योंकि ये 4 लेमडा और ये 6 ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ये आपस में ऐड नहीं हो सकती। ठीक है, इसी तरह रहने दें, फिर +2 और ये सॉल्व हो सकता है जी, ये आ जाएगा -8, फिर नेक्स्ट +3, ये भी दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकती, तो इनको आप इसी तरह ही लिख दें, = आपने कर देना 0। अब आप जो है ना ये जो बाहर वाली वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करें, 1 जब इस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 आएगा, फिर +1 4 लेमडा से ये 4 लेमडा, ये दोनों मल्टीप्लाई होके ये माइनस, देखें प्लस माइनस साइन माइनस का आ जाएगा और 8 2 ज़र ये 16 हो गया। फिर इसी तरह 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये -3 2 ज़र 6 लेमडा और फिर +3 3 9 = 0। यहाँ पर आपने क्या करना है, जो लेमडा वाली वैल्यूज़ हैं वो आपस में सॉल्व होंगी, जो बाकी सिंपल नंबर हैं वो नंबर्स के साथ आपस में सॉल्व हो जाएंगे। सो ये 4 लेमडा और -6 लेमडा ये आ जाएगा जी -2 लेमडा, और बाकी ये जो नंबर्स हैं हमारे पास 16 -6 और ये +10, तो ये हमारे पास तीनों सॉल्व होके आ जाएगा -1 = 0। यहाँ पर आपने चूंकि लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये -1 इधर शिफ्ट करें तो ये +1 हो गया, और ये जो -2 है लेमडा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इधर आके ये हो जाएगा डिवाइड। सो इसको आप जो है ना, अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर माइनस इधर लिखें इसके साथ लिखें, कहाँ पे लिखें, तो ये यहाँ पे लिख दिया जाता है। ठीक है, कहीं पे भी इन दोनों में से जिसके साथ भी माइनस हो तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, वैसे कोई मसला नहीं, आप ऐसे लिख दें तब भी ठीक है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। तो ये लेमडा की वैल्यू फाइंड हो चुकी है जो कि है -1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और इसका पार्ट 1 है फाइंड दी वैल्यू ऑफ लेमडा। अब इस क्वेश्चन में लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है इफ द पॉइंट्स A, B, C and D आर कोप्लेनर। अच्छा, इस क्वेश्चन में और इससे पहले जो हमने सॉल्व किया है थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर आपको वेक्टर्स दिए हुए थे, जबकि इस क्वेश्चन में आपने लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है लेकिन आपको पॉइंट्स दिए गए A, B, C और D, और ये कहा गया कि ये पॉइंट्स कोप्लेनर है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले इन पॉइंट्स की मदद से आपने वेक्टर्स फाइंड कर लेने हैं और फिर जो है ना वो लेमडा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए 4 पॉइंट हैं A, B, C और D, चारों में से कोई एक पॉइंट आप फिक्स कर लें। आप फिक्स कैसे कर लें, सपोज मैं A को ही फिक्स कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर मैं वैसे समझाने के लिए आपको एक शेप सी बना रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सपोज मैं यहाँ पर पॉइंट एक बना लेता हूँ जी A, मैंने इसको फिक्स कर लिया। अब सारे पॉइंट्स आपने A से स्टार्ट करना है, यानी कि मैं सपोज कर लेता हूँ A से B। ठीक है, ये हमारा सपोज हो गया जी B। ठीक है, फिर A से आगे आप कर लें जी, A से आगे नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है ना वो C है, और इसी तरह फिर आप जो है ना वो D कर लें। ठीक है, तो ये देखिए मैंने A इस फिक्स करना, इसको कहते हैं कि मैंने यहाँ पर A को फिक्स किया हुआ है, A से B, A से C, A से D। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप B भी कर सकते हैं, B से A, फिर नेक्स्ट B से C, B से D कर लें। ठीक है, तो अब आप इसके मुताबिक जो है ना वो बना लेंगे। अब देखें, लेट्स सपोज मैं आप A से B वाले को मैं कह देता हूँ A वेक्टर, A से C वाले को मैं कह देता हूँ जी ये वेक्टर हमारा B है, और A से D वाले को मैं कह देता हूँ जी ये वेक्टर हमारा C। अब देखें 3 वेक्टर्स मिल गए A, B और C। आपको पता है कि अगर हमें ये कहा गया कि ये चारों पॉइंट्स कोप्लेनर है, इन्हीं पॉइंट से हमने 3 वेक्टर्स फाइंड कर लिए, ये भी क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो 3 वेक्टर्स जब कोप्लेनर हो तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर तो आप यूं करते हैं कि A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू हो जाता है 0 के। अगर ये कोप्लेनर हैं तो ये इज इक्वल टू 0 होगा, और फिर इसको आप सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म बना के और लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, आप चाहे तो आप इसको यूं भी कर सकते हैं। आप अगर ये A B C वगैरह नहीं लिखना चाहते, ये A B और C 3 वेक्टर्स, आप यूं भी कर सकते हैं A से B। ठीक है, आप यूं भी कर सकते हैं A से B। ठीक है, ये आपका एक वेक्टर है, फिर डॉट, दूसरा आपका A से C है, इसको आप A से C कर लें, फिर क्रॉस, और तीसरा आपका A से D है।
ठीक है, ए से डी करके इज इक्वल टू 0 कर लें। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आप फार्मूला बना के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, ए बी और ये सी है, क्योंकि ये गिवन है कि ये कोप्लेनर हैं, सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। लेकिन इससे भी पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें जो है ना वो देखें, अब ए फाइंड करने के लिए हमें ए से बी जो है ना वो वेक्टर्स फाइंड करना पड़ेगा। ये तीनों पहले फाइंड करने पड़ेंगे, ए बी और सी, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स हैं। तो हम ये पहले वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। अब ए वेक्टर हमारा कैसे फाइंड होगा, ये वाला जो ए वेक्टर है, क्योंकि ए वेक्टर इक्वल है ए बी के। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ए बी के इक्वल है। और ए बी कैसे फाइंड किया जाता है, ये आपने पहले बहुत दफ़ा ये चीज़ पढ़ चुके हैं। ओ बी फिर माइनस ओ ए कर लेंगे। अब आपको पता है कि ओ बी मीन बी की वैल्यू है, तो बी की वैल्यू ये आपके पास गिवन है, तो यहाँ पर आप बी की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 3 लेमडा और -5। फिर आप लिखेंगे जी आगे माइनस, फिर ओ ए मीन ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू आपके पास है जी -1 4 और -3। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखें 3, अब पहले एलिमेंट्स में से पहला एलिमेंट माइनस करना है, तो यहाँ पर आप करेंगे 3 माइनस और एक माइनस, 2 माइनस आ रहे हैं एक्चुअली, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1। ठीक है, इसके बाद फिर लेमडा है, लेमडा -4, फिर कामा नेक्स्ट -5, फिर माइनस देखें 2 माइनस आ गए, सो ये -5 + 3 हो जाएगा। और इसको अगर आप मज़ीद फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 4, और ये इसी तरह लेमडा -4 और ये आ जाएगा -2। ठीक है जी, तो ये आपके पास वेक्टर ए आ चुका है। पहले आप तीनों फाइंड करेंगे, फिर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इनका इक्वल टू 0 करेंगे। अब दूसरा वेक्टर हमारा बी है जी, सो बी इक्वल है, बी को हम देख लेते हैं, बी इक्वल है ए सी के। सो यहाँ पर हमने लिखा जी बी इक्वल टू ए सी, और ए सी को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला बनेगा ओ सी माइनस ओ ए। अब यहाँ पर ओ सी की वैल्यू, सी की जो वैल्यू गिवन है वो आपकी ओ सी की वैल्यू है। सो यहाँ पर ओ सी यानी कि मैं लिख लेता हूँ -3 8 और -5 है। फिर ओ ए की वैल्यू -1 4 और -3 है। ठीक है जी, तो अगर आपको ये समझ नहीं आई, ओ सी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू है बेसिकली, ये -3 8 -5। ठीक है, तो ये मैंने लिखा -3 8 -5, और ओ ए मीन ए की वैल्यू, ये तो ये ऊपर भी लिखी है मैंने, यहाँ से देख के लिख लिया। अब हम क्या करते हैं जी, इसमें से ये माइनस करते हैं। सो -3 में से जब आप माइनस करेंगे, देखिए माइनस करना है -1, तो ये माइनस +1 हो जाएगा। फिर आगे 8 -4 और -5 + 3। ठीक है, उम्मीद है अब आपको ये चीज़ क्लियर है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये -2 और ये आ जाएगा 4 और ये भी -2। अब नेक्स्ट तीसरा वेक्टर हमारा सी है। ठीक है जी, अब सी को देख लेते हैं किसके इक्वल है, सी इक्वल है ए से लेकर डी तक। ठीक है, सो सी इक्वल हो गया हमारा ए, डी इसको हम कर लेते हैं, और ए डी इक्वल होगा ओ डी माइनस ओ ए के। और यहाँ पर ओ डी मीन डी की जो डी वाला जो पॉइंट है आपके पास वो क्या है आपके पास, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ -3। ठीक है, -3, सॉरी इसको दोबारा से ही लिख लेते हैं, बेहतर है -3, सारा दोबारा लिख लेते हैं, -3 2 और ये 1, फिर माइनस ओ ए मीन ए की वैल्यू जो कि है -1 4 और -3। अब इसमें से ये माइनस करना है, तो -3 ये +1 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 2 -4 और फिर 1 -+3 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा जी -2 और ये भी -2 और ये आ जाएगा 4। तो ये तीनों वेक्टर्स अब आपके फाइंड हो चुके हैं। अब ये तीनों वेक्टर जो हमने फाइंड किए हैं ये कोप्लेनर हैं। सो हमने ये लिख लिया कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 होगा। सो अब हमने इनकी ये डिटर्मिनेंट फॉर्म भी बना ली है। ये कैसे बनाई है, जो वेक्टर हमने ए फाइंड किया है उसके आई जे और के कंपोनेंट्स, फिर ये बी के और फिर ये सी के इक्वल टू 0 कर लिया। अब हम R1 पे इसको एक्सपेंड करेंगे, तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा जी 4। अब ये जिस रो और इस कॉलम को छोड़ के ये चारों आपने यहाँ पे लिख लिए। फिर नेक्स्ट आ जाएगा माइनस, ये देखें 2 हैं तो आप इसको ब्रैकेट में लिख लें। ठीक है, फिर अब इस रो और कॉलम को छोड़ के ये चारों आप यहाँ पर लिखें। फिर नेक्स्ट आता है जी, वैसे प्लस में आता है क्योंकि इधर एलिमेंट के साथ माइनस है, सो ये -2 हो जाएगा। और इस रो और कॉलम को छोड़ के ये चारों आप यहाँ पर लिखो, इक्वल टू 0 हो गया। अब आपने क्या करना है जी, देखें 4 मैंने इसी तरह लिखा, 4 और 4 से मल्टीप्लाई होकर 16, फिर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 ज़ार 4। फिर नेक्स्ट माइनस, ये देखें इसी तरह मैंने ब्रैकेट में लिखा है और ये आ जाएगा -8, फिर माइनस, ये माइनस साइन प्लस का हो जाएगा और 2 2 ज़ार 4।
फिर -2 और ये 4 और प्लस, क्योंकि एक माइनस इधर आता है और एक ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये 8 इज इक्वल टू 0। पहले आप ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करें। देखें 4 इसी तरह लिखा, 16 माइनस 4 करेंगे 12 और ये इसी तरह इन दोनों को सॉल्व करेंगे -12 और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 12। अब आप 12 को मल्टीप्लाई करें, देखिए 12 4 से मल्टीप्लाई होकर 48। अच्छा ये वाला माइनस और ये माइनस ये हो जाएगा प्लस। मैंने आपकी आसानी के लिए 12 को पहले इधर लिख लिया और इसको इधर लिख लिया। वैसे आप डायरेक्ट 12 को लेमडा के साथ 12 को 4 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये 24, अब 48 इसी तरह। अब मैंने 12 को मल्टीप्लाई किया, 12 लेमडा -12 4 48 और ये -24। अब देखें ये +48 और -48 कैंसिल हो गया, 12 लेमडा और -24 इज इक्वल टू 0। -24 को मैंने इधर शिफ्ट किया, ये +24 हो गया और ये जो 12 लेमडा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया। 12 का टेबल 24 पे 2 टाइम जाता है, सो ये लेमडा की वैल्यू जो है वो फाइंड हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट 2 है। इफ द वेक्टर्स a, b एंड c आर कोप्लेनर देन प्रूव दैट, ये जो वैल्यू सारी लिखी हुई इज इक्वल टू 1, ये सारा हमने प्रूव करना है। वेयर यहाँ पर इसका क्या मतलब है, ये अल्फा बीटा और गेमा इज इक्वल टू 1 नहीं होने चाहिए। इसकी रीज़न क्या है, देखिए लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पर अल्फा की जगह 1 पुट कर देता हूँ तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा और 1 डिवाइड बाई 0 तो ये इन्फिनिटिव हो जाता है, फिर ये सॉल्व ही नहीं होता। इसलिए यहाँ पर ये आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि ये अल्फा बीटा और गेमा 1 नहीं करने। अच्छा अब देखें दो चीज़ें हैं इसमें, एक चीज़ ये है कि ए बी सी कोप्लेनर हैं और फिर हमने ये प्रूव करना है। जब ये कोप्लेनर है तो मैंने यहाँ पर लिख लिया इफ़ ए बी एंड सी आर कोप्लेनर देन, अगर ये तीनों कोप्लेनर हैं तो फिर इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 होगा। और इसी चीज़ को आगे हम कंटिन्यू करेंगे और ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब देखें ए डॉट बी क्रॉस सी है, तो सबसे पहले हम इसको जो इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म है वो बना लेते हैं और इसको इज इक्वल टू करेंगे 0 के। अब देखें ए में जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास अल्फ़ा 1 और 1 है, तो यहाँ पर मैंने लिखा जी अल्फ़ा और इसके बाद फिर 1 और ये 1 आ गया। फिर नेक्स्ट बी की वैल्यू में 1 बीटा और 1, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 और ये बीटा और फिर 1। फिर नेक्स्ट सी की जो वैल्यूज़ हैं जिसमें 1 1 और गेमा है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया जी 1 1 और ये गेमा इज इक्वल टू बाकी 0। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, देखिएगा सॉल्व करते करते ये सारी चीज़ हमने प्रूव हमारी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ, आप देखें अब ये जो फॉर्म हमने बनाई है इसको अगर हम देखें और जो चीज़ हमने प्रूव करनी है इसको अगर हम देखें तो इसमें 1 माइनस अल्फ़ा है, 1 माइनस बीटा है और 1 माइनस गेमा है, यानी कि 1 में से माइनस किया गया है। तो यहाँ पर फिर हमें कुछ ऑपरेशंस यूज़ करने पड़ेंगे ताकि हमारा ये बन जाए 1 माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस बीटा और 1 माइनस गेमा, ठीक है। और फिर हम उसको इजीली सॉल्व भी कर लेंगे। तो 1 में से माइनस करना कोई मसला नहीं है। यहाँ पर देखें अगर लेट्स सपोज मैं ये जो कॉलम 2 है, देखें 3 कॉलम है ना, ये C1 ये C2 और ये C3। अच्छा किसी एक को आप फिक्स कर लें, लेट्स सपोज मैं जो है ना 1 को फिक्स कर लेता हूँ। 1 को फिक्स करने का मतलब ये है कि आप 2 में से 1 को माइनस करें, फिर आप 3 में से 1 को माइनस करें। अब ये माइनस क्यों कर रहा है उसको आप देखिएगा, ये बात आपने समझ लेनी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखिए मैं C2 में से जब 1 माइनस अल्फ़ा करूँगा तो ये चीज़ बन जाएगी 1 माइनस अल्फ़ा। तो बेसिकली हमारा टारगेट ये भी है ताकि ये चीज़ बने, फिर आगे ये सारा हमारा प्रूव हो जाए। सो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ जी, मैं C2 माइनस C1 कर रहा हूँ। फिर इसी तरह मैंने आपको कहा अगर आप 1 को ही माइनस कर रहे हैं तो आप C3 में से भी 1 को माइनस कर लें, ठीक है, ताकि इसमें से भी जो है ना ये यही वैल्यूज़ बनेगी। बेसिकली मैं आगे आ जाके आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि C3 में से भी C1 माइनस कर लेंगे। अब आप देखें पहले 1 इसमें से माइनस करते हैं तो ये 1 माइनस हो जाएगा जी 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। फिर इसी तरह ये जाके ये हो जाएगा बीटा माइनस 1। अच्छा बाद में जब इसको हम चेंज करेंगे माइनस कॉमन लेंगे तो ये बीटा माइनस 1 की बजाय ये भी 1 माइनस बीटा बन जाएगा, ठीक है। और इसको इस माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0। अब इसी तरह C3 में से C1 को माइनस करें तो ये इधर आके हो जाएगा जी 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है, ये भी 1 माइनस अल्फ़ा और 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0। और इसमें से ये गेमा माइनस 1, ठीक है, इसमें से भी बाद में हम माइनस कॉमन लेंगे
तो ये भी जो है ना 1 माइनस गेमा हो जाएगा। बेसिकली ये तीनों जो थे ये हमारे बन चुके हैं। बाकी क्योंकि ये फिक्स है इसको आपने इसी तरह लिख देना है अल्फ़ा 1 और ये 1। अब आप क्या करें जी कि अब आप R1 पे इसको एक्सपेंड कर लें, ठीक है। अच्छा आप चाहें तो आप अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि जी हम इस तरह भी तो कर सकते थे कि हम 2 को फिक्स कर लें, ठीक है, अल्फ़ा -1 फिर 1 माइनस बीटा 1 माइनस 1 0। तो आपकी चॉइस है, ठीक है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो आप C3 को भी फिक्स करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने 1 को फिक्स किया है, ठीक है। अच्छा अब हम R1 पे इसको एक्सपेंड कर लेते हैं जी। तो ये अल्फ़ा, आप इस रो और कॉलम को छोड़ के बाकी चारों आप लिख लें। तो ये बीटा -1 फिर 0 और 0 और ये गेमा -1, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है जी माइनस, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ हैं तो आप इसको ब्रैकेट में लिख लें 1 माइनस अल्फ़ा। आप इसी तरह इस रो और कॉलम को छोड़ के 1 0 1 और गेमा -1 आपने लिख लिया। नेक्स्ट एलिमेंट प्लस आ जाएगा, फिर जो है वो 1 माइनस अल्फ़ा है, सो 1 माइनस अल्फ़ा। इसी तरह इस रो और कॉलम को छोड़ के 1 और ये बीटा -1, फिर आ जाएगा 1 0 और इसको इज इक्वल टू आप कर लें 0 के। अब इसको आपने सॉल्व करना है जी, ठीक है। सॉल्व करना इजी है, कोई मसला नहीं है इसमें। तो इसको देखें, सबसे पहले मैंने ये लिख लिया अल्फ़ा। अब ये बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लें ताकि आपके लिए कन्फ्यूजन हो, क्योंकि इसको आप ब्रैकेट में लिख लें। पहले ये बीटा -1, ठीक है, ये आपने लिखा बीटा -1, इसको ब्रैकेट करें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको आप लिख लें जी गेमा -1, फिर माइनस आता है 0 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, इसको आप ब्रैकेट क्लोज कर लें। अब आप दूसरा लिखें। दूसरा हमारे पास क्या है जी माइनस ये 1 माइनस अल्फ़ा, इसको भी आप बड़ी ब्रैकेट में लिखें। 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये डायरेक्ट गेमा -1 ही आप लिख लें। आप इसको बेशक ऐसे ब्रैकेट में कर लें। फिर नेक्स्ट माइनस 1 0 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 0, ठीक हो गया जी। अब इसके बाद नेक्स्ट प्लस 1 माइनस अल्फ़ा, और 1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, फिर -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बीटा -1 और ये ब्रैकेट क्लोज कर लें इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा एहतियात के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब हम देखें जी इसमें हम क्या करते हैं। अब मैं ये करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि इसको हम चेंज करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ प्रूव करनी है वहाँ पे 1 माइनस बीटा और 1 माइनस गेमा, 1 में से माइनस हुआ है। तो यहाँ पर एक्चुअली इसको हम चेंज कर लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे इसमें। सो ये सपोज कर लें जी मैंने माइनस कॉमन लिया इसमें से, तो इसमें से जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस वाला जो है ना वो माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस, यानी कि 1 माइनस बीटा हो जाएगा। अब इसी तरह इसमें से जब आप फिर माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसको आप लिख लें 1 माइनस गेमा। तो हमारा जो टारगेट था वो भी बन चुका है, आगे -0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट 1 माइनस अल्फ़ा, ये भी देखें ये गेमा -1 है, इसको जब आप चेंज करेंगे 1 माइनस गेमा में तो बेसिकली जो इसका माइनस जनरेट होगा वो माइनस यहाँ पर आएगा, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फिर प्लस 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ पर देखें 0 को तो आप छोड़ दें, इसको जब आप लिखेंगे 1 माइनस बीटा, ठीक है, तो इसका जो माइनस जनरेट होगा वो माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसको बेशक आप ऐसे लिख लें और 1 माइनस बीटा, वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी प्लस की, क्योंकि अगर आपको समझ आ जाए फिर जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 0 कर लें। अब आप क्या करें जी कि अब आप इसको यूं लिख लें अल्फ़ा और ये 1 माइनस बीटा और 1 माइनस गेमा, इस सारे को आपने लिखा। फिर नेक्स्ट ये आप लिख लें जी 1 माइनस अल्फ़ा और 1 माइनस गेमा, और इसको अगर आप लिखें तो इसको आप यूं लिखेंगे प्लस 1 माइनस अल्फ़ा और 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आप पहुँच गए। अब आप देखें जो चीज़ आपने प्रूव करनी है बेसिकली उसमें जो 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा और 1 माइनस गेमा वो डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पर तो हमारे पास डिवीजन में तो कुछ है ही नहीं। सो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं जी, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब डिवाइड क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड बाय 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा और 1 माइनस गेमा। अब आप सोच रहे हो कि हमें कैसे पता चला कि इससे ही डिवाइड करें। देखें जब मैं इसको डिवाइड करूंगा इन तीनों के साथ तो इसमें बीटा और गेमा, इधर से बीटा और गेमा कैंसिल हो जाएंगे, नीचे क्या रह जाएगा अल्फ़ा। तो बेसिकली जो हमारा टारगेट है इधर अल्फ़ा बन जाएगा, दूसरे में हमें बीटा चाहिए। तो इसमें देखें जब हम इन तीनों को इससे डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा और गेमा कैंसिल हो जाएंगे तो बीटा डिवाइड में आ जाएगा।
सो ये ट्रिक यूज़ करके हमने देखा कि इस तरीके से हमारा जो प्रूव है वो बन रहा है। सो दैट्स वाई मैं इसको इससे इन तीनों के साथ जो है डिवाइड करूँगा, दूसरी साइड भी जो है ना 0 से भी डिवाइड कर लूँगा। तो ये आप देखें जी, मैंने तीनों के साथ डिवाइड कर लिया। इधर मैंने डिवाइड खुद ही नहीं किया क्योंकि 0 डिवाइड में आप कुछ भी करेंगे वो सारा 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारे पास बीटा गेमा कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर रह गया जी अल्फ़ा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फ़ा, फिर प्लस यहाँ पे अल्फ़ा कैंसिल हो गया और गेमा कैंसिल हो गया, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बीटा, फिर आगे प्लस, और यहाँ से अल्फ़ा बीटा कैंसिल हो गए, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस गेमा इज इक्वल टू 0। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम इसमें है। वो प्रॉब्लम यह है कि हमने जो प्रूव करना है उसमें इज इक्वल टू 1 है। अगर आप यहाँ पर देखें ये इज इक्वल टू 1 है और यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऊपर अल्फ़ा भी आ रहा है, सो ये अल्फ़ा हमने ख़त्म करना है और इधर 1 लेकर आना है। तो पहले तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि 1 आप कैसे लेकर आएंगे। आप अगर 0 प्लस 1 करें तो ये फिर भी 1 ही बनेगा, तो आप दोनों तरफ 1 को प्लस कर लें, ऐड कर लें बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी ऐड 1 ऑन बोथ साइड। इसके और भी तरीके हैं लेकिन ये सबसे ज़रा इजी है इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ आपको। आप इधर भी लिख लें जी 1 प्लस, ठीक है, ये आपने बाकी सारा आपने वैसे ही लिख लेना, यानी कि इस साइड पर भी आपने ये 1 ऐड कर दिया है। बाकी 1 माइनस बीटा और 1 और 1 माइनस गेमा, तो ये 0 प्लस 1, इधर भी आपने 1 को ऐड कर लिया। अब आप क्या करें, इसको ज़रा सॉल्व करें क्योंकि यहाँ पर हमने इसको ख़त्म करना है। तो जिसमें भी कोई ना कोई जनरेट हो जाए, जैसे इसमें अल्फ़ा जनरेट हो गया तो हम इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह हमारा ये अल्फ़ा भी ख़त्म हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे करना है, तो इन्हीं दोनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों को सपोज मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो इन दोनों का एलसीएम बनेगा जी 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। 1 माइनस अल्फ़ा, इधर सपोज नीचे 1 है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस अल्फ़ा, फिर प्लस, तो इधर समझ लें 1 है, 1 जब अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो ये अल्फ़ा आ जाएगा, फिर नेक्स्ट प्लस। बाकी ये दोनों आपने इसी तरह लिख लेने, 1 माइनस बीटा और ये 1 माइनस गेमा इज इक्वल टू 0 प्लस 1, तो ये 1 हो गया। आप देखें ये प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कैंसिल हो गया तो ये आपका बनेगा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फ़ा, और इसी तरह प्लस 1 माइनस बीटा, फिर प्लस 1 माइनस गेमा इज इक्वल टू 1। तो यही चीज़ आपने क्या करनी थी जी, प्रूव करनी थी, जो कि प्रूव्ड हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट 1 है, इफ़ ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। ये चीज़ आपको गिवन है कि ए बी सी आर कोप्लेनर, देन शो दैट ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए आर आल्सो कोप्लेनर। मतलब ये चीज़ अगर आपके पास हो तो ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। दो चीज़ें हैं, मैंने एक लिख ली कि एज गिवन ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। अगर ये तीनों कोप्लेनर हैं तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 होगा। और फिर हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए आर आल्सो कोप्लेनर। और अगर इस चीज़ को मैथमेटिकली लिखा जाए तो ए प्लस बी डॉट, आप यूं समझ लें कि ये 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है, ए डॉट ए प्लस बी, फिर इसी तरह डॉट, फिर हमने ये दूसरा वेक्टर कर लिया, क्रॉस ये तीसरा वेक्टर कर लिया। इन तीनों का ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये भी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों, ये कहा गया है कि ये कोप्लेनर हैं। लेकिन ये चीज़ हमने इसको सॉल्व करके इज इक्वल टू 0 लेकर आना है, तब ये प्रूव हो जाएगा कि ये भी कोप्लेनर हैं। अब देखें जी, हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं और इज इक्वल टू 0 जो है ना वो लेकर आते हैं, तब हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। सो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए प्लस बी डॉट, यानी कि मैंने ए प्लस बी ये इसी तरह लिख दिया। सबसे पहले आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो ये जब भी हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को अगर सॉल्व करना चाहें तो हम ये क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व कैसे करता हूँ देखें, इसमें मैं बी को इसके साथ जो है ना क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता हूँ, ठीक है, और फिर जो है ना बी यानी कि बी का सी के साथ, बी का ए के साथ, फिर इसी तरह सी का सी के साथ और सी का ए के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो ये बी यहाँ पर हो जाएगा बी क्रॉस सी, इसको ब्रैकेट में आप कर लें ज़्यादा ईजी हो जाएगा। फिर इसी तरह बी का ए के साथ, तो यहाँ पर प्लस, तो ये आ जाएगा जी बी क्रॉस ए, ठीक है, ब्रैकेट कर लें। फिर इसी तरह नेक्स्ट प्लस सी क्रॉस सी, फिर प्लस ये हो जाएगा सी
क्रॉस सी, फिर नेक्स्ट इसी तरह आपने प्लस लिखना है, फिर सी क्रॉस ए, तो यहाँ पर हो जाएगा सी क्रॉस ए, और ये इसको आप ब्रैकेट क्लोज कर लें। अब आपने फर्दर इसको सॉल्व करना है, तो ये जो है ना ए प्लस बी, ठीक है, और ये हो जाएगा डॉट। वैसे बेहतर ये था कि आप इसको ज़रा नीचे सॉल्व करें, लेकिन चलें अगले स्टेप में हम कर लेंगे। तो ये याद रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम हो जाएं तो वो इक्वल टू जीरो होता है। अब इसकी रीज़न क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये बाकी सारे तो मैं इसी तरह लिख लेता हूँ जी, सी बी क्रॉस सी प्लस यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं जी बी क्रॉस ए, अच्छा प्लस इसको मैं ज़ीरो कर रहा हूँ। ज़ीरो क्यों लिखा, अब इसकी भी रीज़न सुन लें। देखिए दो सेम वेक्टर्स हैं और क्रॉस प्रोडक्ट है। आपको पता है फार्मूला के अंदर हम साइन यूज़ करते हैं, और जब दो वेक्टर सेम है तो इसका दोनों के दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो होगा, और फिर आप जब साइन ज़ीरो करेंगे तो वो ज़ीरो, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो इसलिए सारा ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स वाई मैंने इसको ज़ीरो कर दिया, और ये इसी तरह सी क्रॉस ए, ठीक है, और ब्रैकेट आपने कर ली। अब क्योंकि ये ज़रा थोड़ा सा लेंथी होगा इसलिए ये इज इक्वल हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको पीछे कर लेते हैं इधर ताकि हमारे लिए इजी सॉल्व हो। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे ए का जो है ना इन सब के साथ जो है ना वो डॉट ले लेना है, फिर इसी तरह बी का जो है ना इन सब के साथ डॉट ले लेना है, ठीक है। सो ए का जब डॉट होगा बी क्रॉस सी के साथ तो इसको म्यू लिखेंगे ए, और ये डॉट फिर आगे बी क्रॉस सी, ठीक है जी। फिर इसी तरह नेक्स्ट प्लस, फिर इसी तरह ए का इसके साथ, तो ये हो गया ए, और ये डॉट फिर आ जाएगा बी क्रॉस ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्लस, अब देखिए ए का जीरो के साथ लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए जब जीरो के साथ आएगा तो ये सारा जीरो हो जाएगा। डायरेक्ट आप ए का इसके साथ डॉट ले लें, सो ये ए डॉट ये हो जाएगा सी क्रॉस ए, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसी तरह बी का आप डॉट प्रोडक्ट लें इन तीनों के साथ, सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी बी डॉट फिर आगे बी क्रॉस सी, ठीक है। फिर इसी तरह प्लस, फिर बी का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो बी डॉट बी क्रॉस ए, फिर प्लस ज़ीरो के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बी का डॉट प्रोडक्ट जो है वो ले लें सी क्रॉस ए के साथ, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करें। यहाँ पर अगेन एक चीज़ बता दूं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, ठीक है, अगर कोई दो वेक्टर सेम हो जाए, जैसे ये इसमें इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी है, कोई से दो सेम हो जाए तो वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। सो ये तीनों डिफरेंट है, सो ये तो आपने लिख लेने ए, और ये आ जाएगा जी बी क्रॉस सी, ठीक है। इसको ब्रैकेट बना लेना भी बनाता भी ठीक है, ये ज़ीरो होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दो सेम वेक्टर्स हैं। इसी तरह इसमें भी दो सेम है, ये भी ए और ये भी ए है, तो इसलिए ये भी ज़ीरो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्लस, इसमें बी और बी दो दफ़ा आ चुका है, ये भी ज़ीरो हो गया। ये भी बी और बी है इसलिए ये भी ज़ीरो हो गया। फिर ये तीनों डिफरेंट है, ये जस्ट आप लिख लेंगे बी डॉट आगे आ जाएगा जी सी क्रॉस ए, ठीक हो गया। अच्छा अब फर्दर आपने क्या करना है, ये चीज़ मैं लिख लेता हूँ ए डॉट ये बी क्रॉस सी, ठीक है। ये सारे जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस पे आ जाते हैं। अच्छा इसको भी हम ना ए पहले फिर बी सी कर सकते हैं, क्यों, इसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। देखें पहले तो आप लिख लें जी ए बिल्कुल इसकी तरह ए डॉट और ये बी क्रॉस सी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हमने ऐसे कैसे लिख लिया, तो इसकी मैं रीज़न आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें जी लेट्स सपोज ये हमारे पास है जी बी डॉट ये आ गया सी क्रॉस ए। तो बेसिक कंसेप्ट में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, उसमें हमने ये पढ़ा था कि हम जो है ना ये क्रॉस और डॉट को आपस में चेंज कर सकते हैं। सो अगर मैं इस क्रॉस को डॉट की जगह ले आता हूँ, ठीक है, ऐसे, तो ये बी क्रॉस सी और ये डॉट इधर आ जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जो है ना ये बेशक आप ब्रैकेट कर लें, जैसे डॉट के बाद जो है ना दो ब्रैकेट क्रॉस वाले दो ब्रैकेट कर लेते हैं हम। अब आप जो है ना डॉट प्रोडक्ट में ये पहले लिखें या ये सारा पहले लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो आप ए को पहले कर लेते हैं फिर डॉट और इसको बाद में कर लेते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जो है ना वो चेंजिंग हो सकती है, ठीक है, कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट। सो अगर आप देखें तो इस चीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सो मैंने ये लिख दिया था, ठीक है। अब ये दोनों सेम है, ये अब दोनों सेम है तो इट्स मीन क्योंकि ऐड भी हो रहे हैं तो ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि टू ए डॉट बी क्रॉस सी, ब्रैकेट बेशक ना बनाए बना देते हैं तब भी ठीक है, ऐसे लिखा रहता भी ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये इक्वल टू है जीरो के। अब आप सोच रहे होंगे जीरो कैसे है, तो ये ज़रा आप देखें स्टार्ट में
हमें ये चीज़ गिवन थी, ए बी एंड सी आर कोप्लिनर। जब ये कोप्लिनर थे तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 है। सो इसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल टू मैंने 0 कर दिया। इसकी रीज़न भी मैं बता देता हूँ कि एज गिवन, ये बात हमें गिवन है कि ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 है हमारे पास। सो 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा हो जाएगा 0। अगर अब आप देखें तो ये जो चीज़ हम कर रहे थे ये सारा इज इक्वल टू हो गया 0 के, ठीक है। जब ये सारा इज इक्वल टू 0 हो गया है, मैं लिख भी देता हूँ कि ये जो है ना ये सारा इज इक्वल टू 0 है। सो इससे प्रूव हो गया कि ये तीनों जो है ये हम कह सकते हैं कि ये कोप्लेनर है। तो यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट 2 है। इफ़ ए बी एंड सी आर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, नॉन ज़ीरो मीन ये ज़ीरो नहीं है, सच दैट C is a unit vector perpendicular to both B and A and B। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ को हम समझ लेते हैं कि जब उसने ये कहा कि C is a unit vector, ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिखा कि as given C is a unit vector। तो जो कोई भी यूनिट वेक्टर होता है उसकी मैग्नीट्यूड होती है 1। एक बात तो यहाँ तक तो हमें ये समझ आ गई। उसके बाद वो कह रहा है कि C इज अ यूनिट वेक्टर, कि ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर भी है टू बोथ A एंड B। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास वेक्टर A है और ये एक वेक्टर हमारे पास B है, ठीक है। लेट्स सपोज इसको मैं A कह रहा हूँ, इसको मैं B कह रहा हूँ। अब C को आप एक मिनट के लिए स्किप कर दें। आप देखें कि A क्रॉस B जो होता है वो भी परपेंडिकुलर होता है। अब इसको यूँ ऊपर बेसिकली हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये जो एक वेक्टर है बेसिकली ये ए क्रॉस बी है, ठीक है, और ये ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। अच्छा, इसके साथ साथ इसके अलावा उसने ये बोला कि सी इज अ यूनिट वेक्टर, एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है। इन दोनों के ऑलरेडी एक ये भी परपेंडिकुलर है और इसके अलावा सी भी परपेंडिकुलर है। इट्स मीन यहाँ पर हम एक और वेक्टर एक बना लेते हैं जो कि सी के नाम से है, ठीक है, और ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, इसलिए मैंने हेड सी बनाई है। ये वेक्टर भी ए और बी के परपेंडिकुलर है। इट्स मीन ये दोनों एक दूसरे, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है इनके और ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो गए हैं, ठीक है। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि जो सी यूनिट वेक्टर है ये पैरेलल है। तो आपको पता है जो दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं उनकी कंडीशन क्या होती है कि इज इक्वल टू कोई स्केलर मल्टीपल होता है और ए क्रॉस बी, ठीक है, ये एक कंडीशन हमें पता चल गई। अच्छा, बेसिकली हमने आगे क्या करना है जी, प्रूफ देख लेते हैं कि एंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बिटवीन जो एंगल है वो π/6 है। देन प्रूव दैट, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। इसके बहुत सारे मेथड हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम इसी की जो चीज़ हमने प्रूव करनी है इसी की ये लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है जी वो हमारे पास है ए बी और ये सी और इसके ऊपर स्केयर भी है। अच्छा, इसको हम चेंज करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, देखें मैं बेसिकली कैसे लिख रहा हूँ कि सी को अलग कर रहा हूँ और ए बी को अलग कर रहा हूँ, क्योंकि जो एंगल है वो हमारा ए और बी के बिटवीन है। सो इस चीज़ को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, जैसे लिखा हुआ है सी डॉट ए क्रॉस बी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस चीज़ को हमने ऐसे कैसे लिख लिया है, तो मैं यहाँ पे आपको एक रीज़न दे देता हूँ। ये चीज़ आपने स्टडी की हुई है कि ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। सो अगर ये चीज़ हमारे पास है तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, यानी कि सी लिखा फिर ए और फिर बी, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये चीज़ बना ली है, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पर एक और काम करें, देखें जिस चीज़ के ऊपर स्केयर है उसका हम मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में कर लिया। अब आप यूँ करें कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये सी का अलग कर लें और ए क्रॉस बी का अलग कर लें। तो इसको मैं ज़रा डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ कि ये मैंने सी का मैग्नीट्यूड कर लिया और ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और फिर बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ठीक है, और इन दोनों का जो ऊपर ये स्केयर है इसको मैं वापस ऐसे ब्रैकेट बना के स्केयर कर लेता हूँ। अच्छा, इस चीज़ को मैं ज़रा अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि ए क्रॉस बी का जो होता है ए क्रॉस बी इक्वल होता है जी ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा और होता है एन यूनिट वेक्टर। लेकिन अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो जो एन यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसलिए मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ये सिर्फ चीज़ लिखी जाती है।
सो जो कि मैंने डायरेक्ट लिख दी, इसकी मैग्नीट्यूड तो ऐसे बना दिया और इसका मैंने ये चीज़ लिख ली। अब आपको पता है कि गिवन भी है कि सी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल टू 1 है। सो हम इसकी जगह लिख लेते हैं 1 और बाकी यहाँ पर हमने ए लिखा, ये बी लिख लिया, साइन और थीटा हमें गिवन है एंगल जो कि है π/6, ठीक है। और इसका आप कर लें जी स्क्वायर। अब देखें, अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो π/6 है इसका वैल्यूज़ लिख लेते हैं। बाकी आप ऐसे चाहें तो आप बेशक 1 लिख लें दोबारा से, लेकिन ज़रूरत भी नहीं है इसमें इतनी। साइन, बल्कि साइन π/6 आप डायरेक्ट निकालें तो ये होता है जी 1/2 और इसका स्क्वायर। ये सारी वैल्यू जब 1 से, क्योंकि ये सिंपल 1 हो चुका है तो यूनिट वेक्टर है तो इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वही चीज़ आएगी। सो अब डायरेक्ट हम क्या करते हैं जी कि ये सारे काम सिर्फ स्क्वायर कर लेते हैं, 1 को इसमें से स्किप कर लें तो ये सॉरी ए का मैग्नीट्यूड कर लें और ये बी का मैग्नीट्यूड और फिर ये 1/2 और इस सारे का हो गया स्क्वायर। अब स्क्वायर अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1/4। इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, ये 1/4 हो जाएगा और ये ए का मैग्नीट्यूड और ये बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो यही चीज़ हमने प्रूव भी करनी थी। इस साइड पर हमारे पास जो वैल्यू है वो भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ए बी और ये सी और इसका स्क्वायर। तो यही हमारा टारगेट था जो कि प्रूव हो चुका है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और इसका पार्ट 1 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड विद गिवन 3 को टर्मिनल एजेस। ये आपको 3 दिए हुए। पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ये को टर्मिनल एजेस क्या होते हैं। मैं आपको आपकी बुक की जो डायग्राम बनी हुई है वहाँ से ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी बड़ा इजी है। वॉल्यूम जो है ना फाइंड करना सिंपल, हमारे पास एक फार्मूला है, हम फाइंड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जी, ये आपके सामने जो एक शेप बनी हुई है ये पैरेललोपाइपेड है और इसमें ये जो साइड है इसकी, ठीक है, एज अ यहाँ पर इसको ए वेक्टर नाम दिया गया है और ये जो साइड है ये एज अ बी वेक्टर है और ये जो साइड है इसको एज अ सी वेक्टर का नाम दिया गया है। और आपके क्वेश्चन में जो आपको जैसे कि को टर्मिनल एजेस बेसिकली साइड्स ही हैं, एज अ साइड है। तो आपको जो साइड्स दी गई हैं वो ये तीनों साइड्स दी गई हैं और ये तीनों को टर्मिनल, ठीक है, ये को टर्मिनल मतलब एंड्स पे हैं। देखें इस पैरेललोपाइपेड के मुताबिक ये इसकी जो है ना टर्मिनल साइड है, ये भी इसकी साइड है और ये भी इसकी टर्मिनल साइड है, ठीक है। सो ये आपस में तीनों जो है ना वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट भी हो रही हैं। सो ये हमारे पास तीनों एज आ इसकी जो है ना वो को टर्मिनल जो है ना एजेस भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो पॉइंट होते हैं ये कॉर्नर, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास ये वर्टेक्स हैं सारे, ठीक है। और ये जो साइड है इसको हम को टर्मिनल एजेस भी कह सकते हैं। सो सिंपल बताने का मकसद ये है कि आपको जो तीन दी गई हैं वो तीनों आपकी साइड्स हैं, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड का सिंपल सा फार्मूला है कि उन्हीं तीनों साइड्स का, यानी कि वो जो एज अ वेक्टर की फॉर्म में है उनका आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है। अगर ये आप फाइंड कर लेते हैं तो आप समझ लें कि आपने वॉल्यूम फाइंड कर लिया। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो बहुत ईजी है, आप पहले भी बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो ये मैंने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया है। आप पहले ए है तो ये देखें ए के जो आई जे और के कंपोनेंट्स हैं 2 3 -4 ये मैंने लिखे। फिर आगे बी के 1 2 -3 1 2 -3, फिर सी के 3 1 1 3 1 1। इसको अब आपने सॉल्व करना है, वेरी सिंपल है, तो आपका वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। सो R1 पे हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये मैंने लिखा जी 2, ठीक है। और इस रो और कॉलम को छोड़ के बाकी आप लिख लें। ये हमारे पास 2 -3 1 और ये 1, फिर नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा माइनस, फिर ये 3 और इस रो कॉलम को छोड़ के 1 -3 3 और ये 1 लिख लिया। फिर नेक्स्ट आप लिख लेंगे जी -4, वैसे प्लस होता है चूंकि एलिमेंट के साथ माइनस है इसलिए आप माइनस लिखेंगे। इस रो कॉलम को छोड़ के 1 2 3 और 1 आपने लिख लिया है। अब इसको आप सॉल्व करें। सॉल्व करना इजी है जी। सबसे पहले हम इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2, फिर माइनस आता है चूंकि इधर भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 3 और आगे -3, फिर ये मल्टीप्लाई होके 1, फिर माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9, फिर -4 और ये आ जाएगा 1 -3 2 ज़ार 6। पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं जी, जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ये आ जाएगा 5, फिर आगे -3 और ये आ जाएगा 10, फिर -4 1 -6 ये आ जाएगा -5। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़ार 10 -10 3 से मल्टीप्लाई होके 30, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 5 मल्टीप्लाई होके 20।
इन तीनों को अगर आप सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 0। सो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है जिसके ऊपर हम क्यूब 3 मतलब लिखते हैं, ठीक है। जो भी यूनिट है उसका क्यूब ले लेना है आपने, ठीक है, क्यूबिक यूनिट। इसलिए मैंने यहाँ पर, क्योंकि यूनिट तो हमें नहीं पता तो हम सिर्फ वर्ड में लिख देते हैं क्यूबिक यूनिट। जो भी यूनिट होगा उसका आप क्यूब ले लेंगे, मतलब 3। तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं जी क्यूबिक, ठीक है, यूनिट्स, जो भी यूनिट होता है। सो ये यहाँ से एक और भी चीज़ आइडिया हो रहा है कि देखें हमने तो बेसिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिया है ना, तो चूंकि वॉल्यूम का फार्मूला भी यही है, तो अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाए तो इससे एक और बात भी पता चलती है, अगर आपको याद हो कि इसका मतलब है ये जो 3 वेक्टर्स हमें दिए गए थे को टर्मिनल एजेस वाले, ये तीनों आपस में कोप्लेनर भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, ठीक है। इससे ये वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो बेसिकली टारगेट है क्वेश्चन के अंदर वो वॉल्यूम है, वो हमने फाइंड कर लिया, जो भी है हमने फाइंड कर लिया। तो लेकिन उससे एक इन्फॉर्मेशन एक और भी हमें मिल रही है कि क्योंकि 0 आ गए तो जो है ना वो तीनों जो वेक्टर्स हैं जो को टर्मिनल एजेस हैं उसकी, वो आपस में कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है। इसमें भी आपको ये को टर्मिनल एजेस दिए हुए हैं और हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, तो हमारे पास ये एक फार्मूला है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी इसको हम कहते हैं। तो इसको हम यूँ लिखते हैं, सबसे पहले ए, तो यहाँ पर हम ए आई जे और के कंपोनेंट्स हैं जो -3 6 1, इसी तरह बी के 1 2 3 1 2 3 और फिर सी के -1 2 6 ये लिख लिए। R1 पे आप इसको एक्सपेंड कर लें, तो ये -3 लिखा, इस रो कॉलम को छोड़ के ये चारों आपने लिख लिए। फिर नेक्स्ट -6, इस रो कॉलम को छोड़ के ये चारों आप लिखें। फिर नेक्स्ट +1, इस रो कॉलम को छोड़ के ये चारों आपने लिख लिए। इसको मज़ीद देखें तो -3 इसी तरह 2 6 से मल्टीप्लाई होकर 12, फिर -2 3 6, फिर आगे -6 ये आ जाएगा 6, फिर क्योंकि माइनस इधर भी आता है इसके साथ भी माइनस है, प्लस हो जाएगा 3 और फिर +1 और ये आ जाएगा 2, फिर ये भी माइनस है, इधर माइनस है तो माइनस +2 हो जाएगा। ब्रैकेट्स को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 6, ये 9 और ये 4, ये 6 3 -18, फिर माइनस ये आ जाएगा 54 और ये 4, तीनों को सॉल्व करें तो -68। लेकिन यहाँ पर ये याद रखना है कि जो वॉल्यूम है, सिंस वॉल्यूम इज़ अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, देखिए बेसिकली वॉल्यूम है ना कुछ किसी चीज़ का वॉल्यूम होता है। 0 आप कह सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगी। वॉल्यूम किसी भी, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी कि ये एक बॉल पॉइंट है या कोई ऐसी चीज़ है, उसका वॉल्यूम जो है ना होगा, ठीक है। सो जो है ना वॉल्यूम एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, यही बात आपने याद रखनी है कि कोई इसकी पॉजिटिव कोई ना कोई नंबर होगा। अगर कम से कम वॉल्यूम है तो आप सपोज कर लें जी 0.001 कर लें, 1 कर लें, ठीक है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। सो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड 68, क्योंकि साथ आपको पता है जी कि जो भी यूनिट होता है इसको हम क्यूब लेते हैं, तो ये क्यूबिक यूनिट साथ मैंने लिखा है, ठीक है, ये यूनिट आपने लाजमी लिखना है। 68 पॉजिटिव नेगेटिव को मैंने ये पॉजिटिव लिख लिया क्योंकि रीज़न भी दे दी है। सो ये आपका फाइनल इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और इसका हम पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विद गिवन वर्टिसेस। अच्छा यहाँ पर ये याद रखना है आपको वर्टिसेस दिए गए हैं, ठीक है, A B C and D। तो हमारे सबसे पहला जो मेन चीज़ है जी, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है टेट्राहेड्रॉन का। तो इसका ये हमारे पास एक फार्मूला है सिंपल सा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू 1/6। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, बाकी इसके साथ जस्ट एक्स्ट्रा चीज़ आई है वो 1/6 है, ठीक है। अगर हम ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे और 1/6 करेंगे तो ये वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि ये वेक्टर्स हैं और ये हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं। सो पहला काम हमारा ये है कि वर्टिसेस की मदद से हम ये वेक्टर्स फाइंड करेंगे। सो ये आपके सामने मैंने टेट्राहेड्रॉन बनाई है एक शेप, तो पेज के ऊपर जो बन सकती थी, इसमें मैंने एक पॉइंट को फिक्स किया है, A B C D है ना, तो लेट्स सो मैं A को फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर B भी कर सकते हैं, C भी कर सकते हैं और D भी कर सकते हैं। आप फिक्स कैसे देखें, A से B, A से C और A से D। यहाँ पर A जो है ना वो फिक्स है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर B लिख लें, फिर B से A कर लें, B से C कर लें, B से D कर लें, आप कोई भी चारों में से एक फिक्स कर लें। अच्छा, अब दूसरी बात, A से B को मैंने A वेक्टर कह दिया है, फिर A से C को मैंने B वेक्टर कह दिया और A से D को मैंने C वेक्टर कह दिया। इस तरीके से अगर हम ये A B और C फाइंड कर लेते हैं तो ये हमारा वॉल्यूम भी फाइंड हो जाएगा।
ठीक है। तो मेन टारगेट हमारा ए से बी यानी कि ए फाइंड करना है, फिर इसी तरह बी और फिर सी, फिर इनका हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे। तो सबसे पहले ए फाइंड करने के लिए मैंने ए बी लिखा क्योंकि ए इक्वल है ए बी के, और ए बी इक्वल होता है ओ बी माइनस ओ ए। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, आप ए बी और सी की जगह ये भी लिख सकते हैं ए बी, ठीक है, फिर डॉट ए सी क्रॉस ए डी, लेकिन ये ज़्यादा थोड़ा इजी है और बेहतर भी है, इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब हम ए फाइंड कर रहे हैं, तो ये फार्मूला है जी, यहाँ पर ओ बी मीन बी की वैल्यू, फिर माइनस और ओ ए मीन ए की वैल्यू। तो ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है, इसमें से ये माइनस करना है। तो पहले में से पहला माइनस होगा, देखिए -1 -2, फिर इसी तरह 2 - 1, फिर 6 - 0, तो ये आ जाएगा -3, ये 1 और ये 6। अब दूसरा आपने बी फाइंड करना है जो कि ए सी है। तो बी हमारा इक्वल है ए सी के, और ए सी इक्वल होता है ओ सी माइनस ओ ए। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर सी की वैल्यू, फिर माइनस ये ए की वैल्यू, इसमें से ये माइनस करना है और ये वैल्यू आ जाएगी। फिर तीसरा हमारा टारगेट है जी सी, जो कि इक्वल है ए डी के। सी इक्वल है ए डी के और ए डी इक्वल है ओ डी माइनस ओ ए। तो यहाँ पर आपने क्या किया जी, डी की वैल्यू फिर माइनस फिर ए की वैल्यू, इसमें से ये माइनस करना है और ये वैल्यू आ जाएगी। अब तीनों की वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, अब आपने इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ना वो फाइंड करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये आप देख सकते हैं, तो ये मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए लिखा है जी। तो यहाँ पर ये ए और ये बी और ये सी की वैल्यूज़, R1 पे आप इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, ये चीज़ तो आपको क्लियर है ऑलरेडी। -3, इसी तरह इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, माइनस, फिर इसी तरह ये क्रॉस हो जाएगा, फिर 6 और ये फाइंड करेंगे, फिर नेक्स्ट, इसी तरह इसको आपने सॉल्व करना है। तो फाइनली ये आपके पास -27 आ जाएगा। अब आपके पास जो फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, जो कि इक्वल होता है 1/6, और ये आगे जो फार्मूला है इसका 1/6, इस सारी की वैल्यू आपके पास -27 है। सो -27 1 से मल्टीप्लाई होकर -27/6। लेकिन ये आपने ये याद रखना है कि जो वॉल्यूम है वो एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, या तो ज़ीरो हो सकती है या कोई पॉजिटिव है नंबर होगा। सो इसको हम लिखेंगे पॉजिटिव कर लेंगे, और जो भी इसका यूनिट है उसका हमने क्यूब लेना है, क्यूबिक भी लिख सकते हैं, क्यूब लिख लें तब भी ठीक है। सो ये आपका वॉल्यूम इसका फाइंड हो चुका है। इसका नेक्स्ट आगे जी पार्ट 2 है, ए बी और सी डी आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं और आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, जो कि इक्वल होता है जी 1/6। ये इसका फार्मूला है ए डॉट बी क्रॉस सी। तो बेसिकली ये 3 वेक्टर्स हैं, आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं, आप इनकी मदद से पहले ये वेक्टर्स फाइंड करेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने एक शेप बनाई है टेट्राहेड्रॉन की। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया, ए बी सी और डी, ए को मैंने फिक्स किया हुआ है, ठीक है। आप जिस मर्जी पॉइंट को चारों में से एक को फिक्स कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने ए को किया तो मैंने यहाँ पर ए लिख लिया, ए से बी, ए से सी और ए से डी, ए यहाँ पर फिक्स है, और ए से जो बी है उसको मैंने ए कह दिया है वेक्टर, और ए से सी वाला जो वेक्टर है इसको बी कह दिया है, और ए से डी जो है इसको मैंने सी कह दिया है। तो इस तरीके से हम ए बी और सी फाइंड करेंगे और फिर उनका हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो इस तरह वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। सो पहला टारगेट ये है कि हम ए बी यानी कि ए फाइंड करें। तो ए इक्वल है ए बी के, जो कि इक्वल होता है ओ बी माइनस ओ ए। तो यहाँ पर बी की वैल्यू फिर ए की वैल्यू, इसमें से ये माइनस किया तो ये आ गया। अब नेक्स्ट दूसरा बी है जो कि ए सी के इक्वल है, बी इक्वल है ए सी के, और ए सी इक्वल होता है ओ सी माइनस ओ ए। तो यहाँ पर सी की वैल्यू फिर ए की वैल्यू, इसमें से ये माइनस करना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा सी है, जो कि ए डी के इक्वल है, सी इक्वल है ए डी के, और ए डी इक्वल है ओ डी माइनस ओ ए। तो यहाँ पर डी की वैल्यू फिर ए की वैल्यू, इसमें से माइनस करेंगे, तो ये आपके पास जो है ना इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए तीनों वेक्टर्स ए बी सी, ये वेक्टर्स की फॉर्म में हमारे पास आ चुके हैं। अब हम इनका क्या करेंगे, देखिए हमें जो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए ये इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/6। सो सबसे पहले मैं इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूँ, R1 पे हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको बड़े अच्छे से क्लियर है ऑलरेडी। इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास -18 आ गया। अब जो फार्मूला है जी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इक्वल होता है 1/6 के, और ये यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास है -18, और इसमें अगर आप देखें तो 6 1 6 6 3 18, तो ये -3 आपके पास आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि वॉल्यूम इज़ अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, सो इसको आप पॉजिटिव लिख लेंगे, जो कि आ जाएगा 3, और जो भी इसका यूनिट है उसका हम क्यूब ले लेंगे। सो साथ हम लिख देते हैं क्यूब यूनिट।
सो जी यहाँ पे आपकी ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाती है। बाकी पढ़ाते हुए कोई बात आपको बुरी लगी तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। कोई चीज़ समझ ना आई हो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, एक दूसरे से भी डिस्कस कर सकते हैं। बाकी जी इसके अलावा अगर आप लोगों ने फजल एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अगर इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है तो फिर सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं हो रहा तो आप बेशक ना करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।